हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो ये क्लास फर्स्ट है, ठीक है। इससे पहले जो है हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, मिडवाइफरी पढ़े थे, जीके पढ़े थे, ये सब का बहुत सारा क्लास जो है अपलोड हो चुका है। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा आयु वर्ग शिशु होने के करीब है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लोग इस साल के बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, शिशु बोलेंगे। तो 0 से 1 वर्ष, 3 से 6 साल, 2 से 4 साल, 5 से 6 साल। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। अगर जो है आप लोग को थोड़ा भी अगर पता होगा तो इसमें आप लोग आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग का क्लास जो है ये कैसा लगा और क्या क्या इसमें गलती है जो आगे सुधार करना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 1 वर्ष। 0 से 1 वर्ष तक को हम लोग शिशु बोलेंगे। इसको जो है इंग्लिश में इन्फेंट बोला जाता है। तो इसका जो है आप लोग इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि जो है कभी कभी इन्फेंट लिख देता है कि इन्फेंट जो है कितने वर्ष के बच्चों को बोलेंगे। तो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे को जो है हम लोग इन्फेंट बोलेंगे। लेकिन 0 से 1 मंथ के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बर्न बोलते हैं। न्यू बर्न यानी नवजात जो शिशु होता है उसको हम लोग 0 से 1 मंथ के बीच को बोलेंगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसका पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग को जो है रिवीजन करने में आसानी रहेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, यानी डाउन सिंड्रोम जो है एक आप लोग को बताएंगे इसको डिटेल में, लेकिन फ़िलहाल अभी इसका आंसर बता देते हैं कि क्या है। देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है गुणसूत्र 19 की एक अतिरिक्त प्रति, यानी एक अतिरिक्त प्रति मतलब क्या, गुणसूत्र जो है 19वां गुणसूत्र में जो है एक अधिक जो होती है तो उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। कि गुणसूत्र 18 की एक प्रति अधिक होती है। प्रति मतलब क्या, आप लोग ये समझ सकते हैं कि 18वां जो है, मान लीजिए 18वां जो गुणसूत्र होते हैं, यानी इसको जो है गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इसका इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों याद रखिएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, 19 का जो है एक प्रति अधिक होती है, यानी 19वां जो गुणसूत्र होता है वो डबल होता है। कि 18वां गुणसूत्र एक प्रति अतिरिक्त होता है। कि 21वां कि 23वां। तो इसका जो है आप लोग राइट आंसर बताइए। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि जो 21वां जो गुणसूत्र होता है वो एक अतिरिक्त होता है, यानी 21वां गुणसूत्र जो है वो डबल हो जाता है। तो ऐसे नॉर्मल जो आदमी होता है उसमें जो है 46 गुणसूत्र होता है, और अगर जोड़ा में बोले तो वो 23 जोड़ा यानी 23 पेयर हो जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें 47 जो है वो क्रोमोसोम हो जाता है। तो इसमें देखिए नाम है लेकिन डाउन सिंड्रोम, डाउन मतलब कम होता है, लेकिन हो जाता है क्या, ज़्यादा। लेकिन एक होता है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में जो है वो एक जो है क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी 45 हो जाता है। होता रियल वाला कितना है, 46। अगर टर्नर कहेगा ज़्यादा तो उसमें एक ज़्यादा बढ़ाना नहीं है बल्कि एक घटा देना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है तो बढ़ना चाहिए तो एक जो है वो घट जाता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में घटना चाहिए तो एक सिंड्रोम जो है वो बढ़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि डाउन सिंड्रोम में जो है वो कौन सा क्रोमोसोम होता है जो कि एक अतिरिक्त हो जाता है। तो 21वां जो गुणसूत्र होता है वो जो है एक बढ़ जाता है। देखिए, डाउन सिंड्रोम अगर किसी को भी हो जाता है तो उसका जो है आप लोग एक देखे होंगे
कि जो है उसका सिर बड़ा होता है और जीभ जो होता है थोड़ा मोटा होता है, आंखें टेढ़ी मेढ़ी बड़ी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे टाइप का होता है आंखें, आप लोग देखे होंगे। और फिर जो है वो थोड़ा मंद बुद्धि का हो जाता है, ये ऐसे टाइप का होता है डाउन सिंड्रोम। लेकिन वही टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है। और ये जिसमें भी होता है ना टर्नर सिंड्रोम, तो वो जो है बांझ होती है वो औरत, ठीक है। और उनका जो है हाइट जो है वो छोटा होता है, यानी कि क्या शरीर जो है अल्पविकसित ही होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम और फिर जो है डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो किस में होता है, फीमेल में होता है, और इसमें एक क्रोमोसोम घट जाता है। चलिए आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये सब जो है कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चन का कलेक्शन जो है कैसा लग रहा है। और आप लोग जो है इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़िएगा। और आप लोग को जो है अगर ये ऐसा थोड़ा सा भी अच्छा क्लास लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग किसी ना किसी ग्रुप में एक बार इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवजात संपीड़न संवातन अनुपात कितना होता है। यानी कि इसमें कहने का क्या तात्पर्य है, नवजात जो है संपीड़न संवातन अनुपात कितना होता है। तो चलिए आप लोग के लिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी कर देते हैं। तो देखिए संपीड़न संवात अनुपात इसको बोल रहा है CPR, आप लोग जो है नाम सुनी होगी, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये CPR जो दिया जाता है, तो CPR दिया जाता है तो वो नवजात में इसका अनुपात जो है वो क्या होता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1:1, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1:2, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1:3, ऑप्शन नंबर 4 है 1:4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर जो है इसका डिटेल क्या बोलता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, नवजात शिशुओं में संवातन के साथ छाती का संपीड़न 3:1 के अनुपात में होता है। यहाँ पे संवातन और किसका दिया हुआ है, संवातन और छाती का संपीड़न दिया हुआ है 3:1 के अनुपात में होता है। और दर 120 संपीड़न प्रति मिनट होनी चाहिए। यानी कि जो है जब जो छोटा बच्चा होता है, नवजात होता है, उसका जो है कितना होता है, 120 प्रति मिनट जो है उसका पल्स रेट होना चाहिए, ताकि प्रति मिनट लगभग 90 संपीड़न और 30 श्वास प्राप्त हो सके। तो 90 और यहाँ पे हो जाएगा 30, जब हम लोग यहाँ पे काटेंगे तो 3:1 यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि संपातन और छाती का जो संपीड़न है 3:1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो प्रति मिनट जो है 120 जो है होनी चाहिए, 120 जो है पल्स रेट होता है छोटा बच्चा का। और जो है बड़े लोगों का आप लोग बताइए पल्स रेट कितना होता है। तो नॉर्मल जो है 72 होता है, और छोटा बच्चा को आप लोग याद रखिएगा 120 प्रति मिनट होता है, जबकि वयस्क जो है उन लोग का होता है 72 प्रति मिनट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 बार जब हम लोग जो है संवातन 3 बार जो है हम लोग जो प्रेस करेंगे, छाती को 3 बार प्रेस करेंगे और 1 बार जो है हम लोग सांस देंगे, तब जा कर के ये पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, BMI। इसका देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब शरीर का भार शून्यांक इसका जो है हिंदी में नाम है शरीर भार शून्यांक, BMI का जो है उसका हिंदी नाम है। 18.5 से कम होता है तो यह दर्शाता है, यानी आप लोग का अगर BMI 18.5 से कम आ जाएगा तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, तो अधिक वजन, सामान्य वजन, मोटापा की कुपोषण। तो किस चीज़ को ये इंडिकेट करेगा, अगर 18.5 से कम होगा तो ये कुपोषण को दर्शाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे BMI है शरीर भार सूचकांक, लेकिन अगर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पूछे दे तो इसका क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स।
बॉडी मास और आई से हो जाएगा इंडेक्स। तो बॉडी मतलब भार, बॉडी मतलब शरीर, मास मतलब भार और फिर इंडेक्स मतलब सूचकांक। यहाँ पे हो गया इसका हिंदी बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म, और इसका हिंदी हो गया शरीर भार सूचकांक। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? देखिए इसका नॉर्मल रेंज होता है 18.5 से 24.9। इसके बीच में अगर किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स आता है, शरीर भार सूचकांक अगर आता है, तो ये जो है वो नॉर्मल इंसान कहलाएगा। लेकिन अगर 18.5 से उसका जो है कम आ गया बॉडी मास इंडेक्स, तो वो कुपोषण वाला क्षेत्र में आ जाएगा, यानी कि वो उसका जो है वज़न कम उसका में आ जाएगा। अगर 25.9 से ज़्यादा आ गया तो वो जो है उस ज़्यादा वेट के दायरे में आ जाएगा। देखिए इसका डिटेल क्या कहता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए चलिए, शरीर भार ऊंचाई के संबंध में वजन के आधार पर शरीर की माप होता है। देखिए बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो है क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो अगले वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। शरीर भार सूचकांक व्यक्तिगत वजन से संबंधित स्वास्थ्य समस्या की गणना करने का उपकरण होता है। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर बॉडी मास इंडेक्स निकाल लेते हैं तो इससे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। तो देखिए 18.4 या उससे कम है तो वो कम वजन की स्थिति में आ गया। अगर 18.5 से 24.9 के बीच में आ गया तो वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन 25 से अगर 29.9 आ रहा है तो वो अधिक वजन में आ गया। लेकिन अगर 30 से ऊपर आ गया तो वो मोटापे से ग्रसित है, यानी मोटापा का बीमारी बोल सकते हैं कि उसको हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जन्म वजन कब चौगुना हो जाता है? यानी कि जब जन्म हुआ उसके बाद से मान लीजिए कि उसका जो है 2 वर्ष का हो गया, तो कब उसका जो है चौगुना यानी कि 8 जो है उसका जो है क्या वजन हो गया। तो यही पूछ रहा है कि किसी भी अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो कब वो अपने जो है जन्म के समय का चौगुना हो जाएगा। कितना वर्ष या फिर माह का जब वो जन्म लिया उससे जो है 4 गुना उसका जो है क्या हो जाएगा, वज़न हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि कब अपने वज़न का वो चौगुना हो जाएगा। तो 5 माह की 1 वर्ष की 18 माह की 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष का वो जैसे ही होगा अपना, जब वो जन्म लिया रहेगा उस समय जितना वेट रहेगा उसका 2 वर्ष का जब होगा तो उससे 4 गुना हो जाएगा। देखिए कब 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसका एक चार्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको ऐसे याद रखिएगा कि जब वो 2 वर्ष का होगा तो उसका वज़न जो है वो 4 गुना हो जाएगा। देखिए इसके बारे में जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग जो है जान लेते हैं। चलिए 2 से 2.5 वर्ष की आयु तक शिशु का वजन जन्म के समय के वजन का 4 गुना हो जाता है। यानी 2 से 2.5 वर्ष की उम्र तक जब वो जन्म लिया रहता है उससे 4 गुना जो है उसका वजन हो जाता है। एक नवजात शिशु का सामान्य वजन 2.5 से 3.5 केजी के बीच होता है। हालांकि जो है इंडिया में 2.5 से 3 केजी ही होता है। यदि शिशु का वजन 3.5 केजी से थोड़ा ज़्यादा है तो इसे सामान्य माना जाता है। यदि शिशु का वजन जो है 2.5 केजी से कम है तो उसे जन्म के समय कम वजन में रखा जाता है, यानी लो बर्थ बेबी बोलेंगे अगर 2.5 केजी से कम हो गया तो, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, नवजात शिशुओं का वजन आमतौर पर 5 महीने की आयु तक 2 गुना हो जाता है। यानी कि 5 महीना का जैसे ही होगा उसका जो है उसका वज़न 2 गुना हो जाएगा। यानी 2.5 केजी का रहेगा तो 5 केजी का हो जाएगा, 3 केजी का रहता है तो वो 6 केजी का हो जाएगा। 12 महीने की आयु तक शिशु का वज़न 3 गुना हो जाता है और ऊंचाई जो है 3 से 4 वर्ष के बीच 2 गुनी हो जाती है।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुगुना कब हो जाता है, 5 वर्ष पे दुगुना हो जाएगा, और 12 माह पे जो है वो 3 गुना हो जाता है, और 2 वर्ष पे चौगुना हो जाता है। 2 वर्ष पे पहले क्या हो गया, 5 माह पे दुगुना, 5 माह पे दुगुना हो गया। फिर जो है 1 साल का जैसे ही होगा, 5 माह पे दुगुना, 1 साल पे 3 गुना, 2 साल पे चौगुना हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर हम लोग जो है क्या ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है 3 से 4 वर्ष के बीच में जो है 3 से 4 वर्ष का जैसे ही होगा, उसका ऊंचाई जो है जन्म के समय जितना रहता है उससे वो दुगुना हो जाएगा। इसका चार्ट हम दे देंगे, आप लोग जो है याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, आप अभी इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि इसका आंसर है जो है हम अभी बताएं कि नवजात शिशु का ऊंचाई जो है कब दुगुना हो जाता है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, यानी जब वो नवजात शिशु यानी जब जन्म लेता है तो उसका जो है एक फेफड़ा का, मनुष्य का जो भी नवजात हो गया या फिर वयस्क हो गया, सबके फेफड़े का अलग अलग कैपेसिटी हो जाता है कि वो कितना जो है वायु अंदर रख सकता है। क्योंकि नवजात है तो उसका फेफड़ा कम वायु रखेगा, जो वयस्क हो गए रहेंगे तो उनका जो है अलग जो है कैपेसिटी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को यही बताना है कि कितना उसका क्षमता होता है, 100 मिलीलीटर, 350 की, 500 की, 150 मिलीलीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 मिलीलीटर। 150 मिलीलीटर जो है एक नवजात शिशु के फेफड़े का क्षमता होता है। लेकिन वही हम लोग बात करें कि वयस्क का कितना क्षमता होता है, तो वो हो जाएगा हमारा 500 ml। तो देखिए 500 ml जो है एक जो है वयस्क आदमी का जो है, एक वयस्क मनुष्य की फेफड़े की क्षमता 500 ml होती है, लेकिन एक नवजात शिशु की क्षमता होती है 150 ml। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे रिफ्लेक्स से सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रिफ्लेक्स से क्वेश्चन पूछता है कि किस रिफ्लेक्स में वो उसका प्रतिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, रिफ्लेक्स मतलब होता ही प्रतिक्रिया है, लेकिन उस रिफ्लेक्स का एक रिफ्लेक्स का नाम दे देगा और पूछेगा कि नवजात शिशु जो है उसमें क्या करेगा। तो देखिए, शिशुओं के गालों को छूने से नवजात शिशु का रिफ्लेक्स क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जो है हम शिशु, छोटा कोई बच्चा, उसके गाल को छुएंगे तो नवजात शिशु जो है कुछ ना कुछ जो है वो रिएक्ट करेगा। तो उसी रिएक्ट का एक नाम दे दिया गया है, उसी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, मोरो रिफ्लेक्स बोलेंगे कि रूटिंग रिफ्लेक्स की, स्टार्टल रिफ्लेक्स की, सकिंग रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर हो गया रूटीन रिफ्लेक्स। देखिए, कुछ जो है इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स जो है, रिफ्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग जो है उसको जो है याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि ब्लिंकिंग यहाँ पे है, रिफ्लेक्स का यहाँ पे जो है आप लोग देखिए नाम दिया हुआ है, और उत्तेजना या क्रिया यानी किस रिफ्लेक्स में वो क्या करेगा ये चीज़ दिया हुआ है। जैसे ब्लिंकिंग मतलब क्या होता है, पलक झपकाना। तो उसमें क्या करेगा, हवा के खिंचाव की प्रक्रिया में शिशु अपने दोनों आंखें बंद कर लेता है, यानी ब्लिंकिंग करेगा, यानी पलक झपकाएगा कब, जब उसको ज़्यादा हवा चलेगा। जैसे हम लोग भी जैसे हवा ज़्यादा चलता है तो ऐसे बार बार पलक झपकाने लगता है, यानी ब्लिंकिंग करने लगते हैं। तो वही ब्लिंकिंग मतलब क्या हो गया, पलक झपकाना। तो वही जो है यहाँ पे बोल रहा है। और यहाँ पे आप लोग जो है देख लीजिएगा, इसको टेलीग्राम चैनल में जो है हम दे देंगे, आप लोग एक बार सिर्फ और सिर्फ देख लीजिएगा। और फिर जैसे यहाँ पे है ये रूटीन, तो रूटीन में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखिए रूटीन में क्या होता है, गालों को सहलाने की प्रतिक्रिया में जब आप लोग किसी छोटे बच्चे के गाल को सहलाइएगा
तो शिशु जो है अपने सिर को जो है यहाँ पे शिशु अपने सिर को स्पर्श की ओर घुमाता है। जब कोई छोटा बच्चा है उसको हम लोग जब उसके गाल को टच करते हैं तो जैसे ही गाल को जिधर से टच किया रहेगा उधर ही वो जो है अपने सर को घुमाएगा। और वो क्योंकि वो आपके सेंसेशन को जो भी स्पर्श है उसको वो महसूस करता है और आपके तरफ वो जो है घूमता है, आपको देखने की कोशिश करता है और जो है जो भी आपका हाथ उंगली है उसको चूसने का प्रयास करता है। तो उसको हम लोग रूटीन सेक्सेशन से बोलेंगे। इसी तरह से इसमें बहुत सारा है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बच्चों में रेक्टल रूट से तापमान लेते समय थर्मामीटर लगाना चाहिए। यानी बच्चों में अगर रेक्टल रूट से तापमान लेना चाहते हैं आप लोग थर्मामीटर से, तो कितना इंच जो है, इसमें इंच दिया हुआ है, कितना इंच तक जो है वो थर्मामीटर अंदर जाना चाहिए रेक्टल में। रेक्टल क्या है, रेक्टल से हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जो भी वाहित मल जल है, स्टूल जो है वो रेक्टल से ही बाहर निकलता है। तो वही बोल रहा है कि रेक्टल में जो है कितना इंच जो है अंदर जो है थर्मामीटर जाना चाहिए। तो 1.5 मीटर, 2 मीटर, 1 इंच और फिर क्या है आधा इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इंच तक अंदर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि देखिए हम लोग जब भी शरीर का तापमान अगर लेते हैं तो शरीर का तापमान अगर लेंगे, ओरल लेंगे, तो उसका जो है कितना डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस जो है मौखिक का हुआ है। यानी मुंह में अगर हम लोग अगर थर्मामीटर को डालकर तब टेम्परेचर अगर लेते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर मध्य कर्ण में लेंगे तो 37.6 डिग्री सेल्सियस। मध्य कर्ण यानी कि कान का जो मध्य भाग होता है उसमें जो है हम लोग लेंगे तो उसमें 0.6 थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर रेक्टल एरिया से लेंगे तो अभी हम जो है बताएं 37 जो है रेक्टल एरिया से 1 इंच रेक्टल एरिया यानी कि क्या मलाशय। यहाँ पे आप लोग को हिंदी देख लीजिए, रेक्टल मतलब क्या हो जाएगा मलाशय। तो जो है 1 इंच जो है अंदर जाना चाहिए। और कितना सामान्य तापमान होता है 37.6 डिग्री सेल्सियस। और जो है मध्य कान का भी 37 डिग्री सेल्सियस 37.6। और अगर हम लोग कांख से लेते हैं जैसे एक जिला से या बगल उसको आप लोग बोल सकते हैं तो 37.6 ही होता है। ये तीनों का 37.6 ही होगा। लेकिन ओरल से लेंगे तो उसमें 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इन सब में 0.6 सेंटीमीटर जो है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग का ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा। आप लोग को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।